एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप लोग सारे ठीक होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है, हम बिजनेस स्टडी का 12th क्लास का आज टॉपिक करेंगे विद न्यू टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। First of all, you must know the principles of management. What are the principles of management? Principles of management क्या होते हैं? एक जनरल गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? एक जनरल गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस किस रिलेटेड होती है? जो मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि डिसीजंस कैसे लेना है। तुम लोगों ने अपने मैनेजमेंट में कैसे डिसीजंस लेना है, क्या तुम्हारे उस वक्त दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कैसे लेना है, फुलर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज करने हैं, कैसे जो जो डिसीजंस, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अथॉरिटीज जो उन्होंने डिवाइड करनी है, वो सब इसमें जनरल गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में होती है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग। एक मैनेजमेंट का डिसीजन मेकिंग के लिए एक गाइडलाइंस होती है एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि मैनेजमेंट में डिसीजंस कैसे लेना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर हुम टू डू। ठीक है, ये सब डिसीजंस गाइडलाइंस होती है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल। एक हेनरी फ्योल्स ने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करे हैं। आज हम वही 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 14 हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Today we will discuss 14 principles of management which are described by the Henry Fayol. Henry Fayol के द्वारा डिस्क्राइब करे गए 14 principle of management. We will discuss one by one. Let's start. First of all, we must know the Henry Fayol. Who was the Henry Fayol? Henry Fayol was born in France in 1941 में Henry Fayol का बर्थ हुआ था फ्रांस में। He got the engineering degree. ठीक है, उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री थी and he was started working as engineer in coal mining company. coal mining company में वो एक एज अ इंजीनियर की तरह जॉब करता था। He was known as the famous father of management studies and thoughts. उसको एक फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता था। ठीक है, हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्क्राइब मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब करे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नंबर 1 है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। कि मैनेजमेंट में अगर काम करना है तो वर्क मस्ट बी डिवाइडेड। काम क्या होना चाहिए? एक डिवाइड होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। जो मेन फर्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने डिवाइड करा वर्क को कि तो अगर हम अपना काम डिवाइड करके चले, हर एम्प्लॉय, हर ऑफिसर, हर एक सबऑर्डिनेट, हर सुपीरियर, हर अपना काम अपने डिवाइड करके अगर करता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द मैनेजमेंट। ओनली देन दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। सो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है दैट वी शुड मस्ट असाइन ईच एंड एवरी टास्क टू एवरी इंडिविजुअल। ये नहीं है कि सिर्फ सारा काम एक ही पर्सन पे छोड़ दिया जाए कि वही पर्सन उस वर्क को करेगा। नो, ओनली यू कैन सर्वाइव विद द डिवीजन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट में आप सर्वाइव सिर्फ तभी कर सकते हो अगर आप एक अपने वर्क को डिवाइड कर देते हो, असाइन कर देते हो अकॉर्डिंग टू द मीन्स। इसमें क्या है? असाइनिंग ईच टास्क to an individual according to their caliber and qualification. उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कर देना चाहिए? उनका वर्क डिवाइड कर देना चाहिए।
हर टास्क को हमें डिवाइड कर देना चाहिए अकॉर्डिंग किसके क्वालिफिकेशन के, कि जिस पर्सन की जिस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन है वो पर्सन वो काम करे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority means giving the power, giving power to take the decision. Authority का मतलब क्या होता है? Giving power to take the decision. किसी को पावर देनी कि अपना वो डिसीजन ले सके, to take decision. और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीशन ऑफ टास्क एट ए राइट टाइम। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टास्क को फिनिश करना एक पर्टिकुलर टाइम पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क एट राइट टाइम। ठीक है, तो अथॉरिटी का मतलब है किसी को पावर देने की डिसीजन, कि अगर किसी चीज की पावर है हमें डिसीजन लेने की तो वी कैन टेक द डिसीजन और दैट टाइम। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स कंप्लीशन ऑफ टास्क एट राइट टाइम, कोई भी टास्क को कंप्लीट करना एक सही टाइम पर, उसको वो हमारी क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हेनरी फ्यूल ने क्या कहा है? हेनरी फ्यूल ने कहा है कि दैट देयर मस्ट बी अ बैलेंस, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर उसने जिसको पावर दी है डिसीजन लेने की तो उसने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हो उस काम करने की, सो दैट ओनली ही कैन टेक द डिसीजन। अगर उसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुमने ये काम करना है, ठीक है, पर हमने उसको ये अथॉरिटी ही नहीं दी है कि अगर कि बीच में अगर कोई भी जरूरत पड़े तो उसको वो डिसीजन ले सकते हैं, पर हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ही नहीं दी, तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक कंपनी है, ठीक है, उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं इन 1 डे। ठीक है, उसने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं 1 डे में। अब इस यूनिट्स को बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ठीक है, उसको ये हमने दे दिया कि भाई तेरी ये ड्यूटी है कि तूने ये आज एक दिन में हमें ये 1000 शूज ले लो, कुछ भी कंपनी ले लो, सपोज शू कंपनी ले लो या क्लॉथ कुछ भी कपड़े की ले लो। ठीक है, कि तुम्हें ये 1000 हमारे 1000 यूनिट्स हैं जो पूरे करने हैं तुम्हें एक दिन में। अब जब वो अपना काम स्टार्ट करने लगा है तो बीच में उसका जो क्या हुआ, कपड़ा थोड़ा शॉर्ट पड़ गया। ठीक है, अब 1000 यूनिट्स तो तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसके पास जो क्लॉथ है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी उसके पास इनफ होना चाहिए, वो उसके पास है नहीं है, वो बीच में क्या पड़ गया, शॉर्ट हो गया। ठीक है, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उसके पास रॉ मटेरियल था वो उसको ऑर्डर ही नहीं है, उसको पावर ही नहीं है कि ही कैन टेक द डिसीजन टू परचेज द रॉ मटेरियल। सिर्फ उसको पावर किस चीज की है कि हमने ये उसको काम दिया कि तुम्हें ये हमें एक दिन में काम करना है, उसको यही पावर नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज करके अपना काम फिनिश कर ले। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों में बैलेंस होगा तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड वन इज डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है? हेनरी फ्यूल ने डिसिप्लिन में क्या डिस्क्राइब करा है? कहीं भी चले जाओ, स्कूल चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। हर जगह डिसिप्लिन क्या है? रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही मैनेजमेंट में भी डिसिप्लिन इज द रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन क्या है? इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिसिप्लिन क्या है, रिक्वायर्ड है। क्यों, कैसे डिसिप्लिन कैसे रिक्वायर्ड है? अगर तो जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, हाई लेवल मैनेजमेंट को भी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर वही नहीं डिसिप्लिन में होंगे तो वो अपने जो मिडिल मैनेजमेंट है या जो लो लेवल मैनेजमेंट है उनको कैसे वो गाइडलाइन करेंगे। ठीक है, हाई लेवल मैनेजमेंट को हम लोग कैसे करेंगे? अगर हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट को इंस्पायर ही नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन हमारा नहीं होगा। अगर हाई लेवल मैनेजमेंट प्रॉपर डिसिप्लिन में होगा, स्ट्रिक्टली डिसीजंस लेगा, प्रॉपर गाइडलाइंस देगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट आगे गाइडलाइंस देंगे लो लेवल मैनेजमेंट को। तो ऐसे जो है हमारा सिमिलर डिसिप्लिन एक्शंस चलते रहेंगे। ठीक है, अगर हमारी जो गाइडलाइंस बनाई गई है, सपोज कोई भी अगर हमारा एम्प्लॉइज है बनाई हुई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाते हैं, पेनल्टीज भी पे की जाती है, उसे फाइन वगैरह उसे पे करवाए जाते हैं कि दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द डिसिप्लिन। तो हेनरी फ्यूल ने कहा कि अगर मैनेजमेंट में रहना है तो डिसिप्लिन तो जरूरी है। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में दिखाया जाता है कि अगर कोई भी एनी ऑफ द सबऑर्डिनेट ब्रेक द रूल्स, ठीक है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोई भी एम्प्लॉइज रूल्स को ब्रेक करता है तो ही और शी विल बी पनिशेबल। ठीक है, विथ पेनल्टीज, विथ फाइन्स, तो उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड। फोर्थ हमारा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, कमांड में ही पता चल रही है दैट देयर शुड बी कमांड बाय ओनली वन बॉस। ठीक है, सिर्फ कमांड जो होनी चाहिए वो एक वन बॉस के ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी हमें बोली जा रहा है ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये काम, तो वी विल कंफ्यूज। ठीक है, अगर हमें कोई कहीं से भी गाइडलाइंस आई जा रही है, ठीक है, सारे लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी दे रहे हैं, हमें मिडिल वाले अपनी दे रहे हैं, लो लेवल वाले मैनेजमेंट हमें अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो देन वी विल कंफ्यूज। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट जो भी हमें एक कमांड गाइडलाइन जो गाइडर होना चाहिए दैट देयर शुड बी ओनली एंड वन बॉस। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर ईच एंड एवरी। एक वन बॉस होना चाहिए जो हमें गाइडलाइंस दे, जो हमें डायरेक्शंस दिखाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एम्प्लॉई है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो हमें असाइन किस रिलेटेड करेगा, प्रोडक्शन के रिलेटेड ही करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन के रिलेटेड ही करेगा। तो अगर जो हमारा अदर बॉस है, अनदर जो हमारा बॉस है सेल्स का या फाइनेंस का, किसी का भी ले लो, वो हमें गाइडलाइंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वी आर इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हैं। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है कि दैट देयर शुड बी, अगर कोई हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है दैट शुड बी गिवन बाय ओनली वन बॉस, अदरवाइज वी विल कंफ्यूज। ठीक है, ये था हमारा फोर्थ प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा फिफ्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगला हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन प्लान हेड वन प्लान, वन हेड वन प्लान, कि हर डिसीजन का क्या होना चाहिए, एक वन प्लान होना चाहिए। अगर एक प्लान हम करके चलेंगे देन ओनली वी कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम इन द मैनेजमेंट। ठीक है, अगर डायरेक्शन क्या, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स क्या है, वन हेड वन प्लान। ठीक है, कि हर एम्प्लॉय को एक ही डायरेक्शन में गाइडलाइन करना, दैट इज टुवर्ड्स द अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को किस तरफ गाइड करना, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। कौन से ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
सिर्फ इस तरफ हर एम्प्लॉय को गाइड करना। अगर कुछ भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे प्लान्स ही नहीं, डिफरेंट हमारे प्लान्स है, एक प्लान ही नहीं है हमारी, इतनी प्लानिंग होएगी, कोई क्या बोल रहा है कोई क्या, तो हर एक कंट्रीब्यूशन करके हर एक एम्प्लॉय का, ठीक है, एक पर्टिकुलर वन प्लान उसको बना के देन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अचीव करने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, जैसे वो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे ये पतंजलि सोप बना रही है, ठीक है, पतंजलि मेडिसिन, ठीक है, ये कॉस्मेटिक्स का डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, पर कंपनी कौन सी है, पतंजलि ही चल रही है ना। तो इसमें अब क्या होगा, पतंजलि सोप में क्या होगा, पतंजलि सोप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, अपनी गाइडलाइंस होंगी कि कैसे हमने अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है, कि अपनी ये सोप वगैरह हमने फेस वॉश वगैरह कैसे करने हैं। मेडिसिन में हमें अपनी अलग से हमारी गाइडलाइंस होंगी, ठीक है, कि जो हम जो भी है अपनी जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं वो हार्मफुल ना हो हमारे कस्टमर को, उसके लिए हमारी अलग से डिफरेंट प्लानिंग होगी, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। जो आगे कॉस्मेटिक्स की हमने करनी है वो हमारी अलग से होएगी प्लानिंग। तो हर एक डिपार्टमेंट का क्या है, अपना प्लान, वन हेड वन प्लान, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगा, फाइनेंस है सिर्फ पैसे का काम करेगा, ठीक है, सेल्स है सिर्फ बेचने का काम करेगा। तो ईच डिपार्टमेंट हैज वन हेड एंड वन प्लान। नेक्स्ट है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ individual interest to general interest। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट में क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमारा अपना इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो एवरी मैनेजर शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी या शुड गिव प्रायोरिटी टू एवरीवन, ठीक है, हर किसी को पहले उसको जो इंडिविजुअल क्या वो प्रायोरिटी देनी चाहिए किसको, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, कि कोई भी अगर हम डिसीजंस ले रहे हैं दैट विल बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। हम सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, वी विल बेनिफिट working for the benefit of the organization. We must give priority to the organization. ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी एक मैनेजर की, ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी हम डिसीजन ले दैट विल फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसने एक रॉ मटेरियल पर बाय करना है, ठीक है, सपोज उसने रॉ मटेरियल बाय करना है। रॉ मटेरियल को बाय करने के लिए वो पहले सारे डिसीजंस लेगा कि रॉ मटेरियल दैट शुड बी ओनली चीप, दैट शुड नॉट बी कॉस्टली, कोई कॉस्टली नहीं होना चाहिए, ठीक है, और रॉ मटेरियल जो होना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहले खरीदने वक्त वो ये इन चीजों का ध्यान रखेगा कि जो मैं रॉ मटेरियल खरीदने लगा हूँ वो क्या होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी कॉस्टली, महंगा नहीं होना चाहिए, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बजट के अंदर ही हमें रॉ मटेरियल मिल जाए, ठीक है। और जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी कोई पुअर क्वालिटी के नहीं होने चाहिए रॉ मटेरियल, दैट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो अब वो परचेज करने के लिए पहले अगर जैसे सपोज ए और बी और ये सी तीन फर्म्स हैं जिनमें से उसने इस रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए सोच रहा है, और जो सी है वो उसका क्या है, ब्रदर है, कजन ब्रदर है, ठीक है, कजन ब्रदर है जो सी फर्म है। अब ए जो है वो क्या दे रही है, वो थोड़ा कॉस्टली दे रही है, ठीक है।
ए जो फर्म है वो उसको रॉ मटेरियल क्या लग रहा है, उसमें उसका कॉस्टली लग रहा है, और जो बी दे रही है वो थोड़ा चीप दे रहा है, वो थोड़ा उसके जो रेट है उसके क्या है, रेट डाउन है, और जो सी है वो भी थोड़े रेट कम में दे रहा है। ठीक है, जो उसका रिलेटिव है सी जो, वो भी है थोड़ा कम दे रहा है। और जो अब क्वालिटी है, जो बी है ये गुड क्वालिटी दे रहा है, गुड क्वालिटी दे रहा है, क्वालिटी भी देखनी है उसमें। जो सी है ये गुड क्वालिटी नहीं दे रहा, ये थोड़ी बैड क्वालिटी दे रहा है, इसकी जो क्वालिटी है क्लॉथ की, रॉ मटेरियल की, वो क्या है, बैड, अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी का वो दे रहा है। तो अब इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम हिज कजन ही विल प्रेफर टू द बी। ठीक है, वो अपने सी अपने कजन ब्रदर को क्रॉस करके ही विल बाय फ्रॉम द बी ओनली। क्यों? क्योंकि उसको एक तो वो कम रेट में दे रहा है बी, और गुड क्वालिटी भी दे रहा है। जो उसका कजन ब्रदर था उसकी क्वालिटी क्या थी, वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इसमें वो क्या, उसने अपना अब जनरल इंटरेस्ट उसने लिया, इंडिविजुअल अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने कजन ब्रदर से भी वो ले सकता था कि मेरे को इससे थोड़ी चीज सस्ती मिल जाएगी, मैं इसको जैसा कहूंगा मेरे को मिल जाएगा, पर नहीं, पर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है इंस्ट्रक्शंस, जो रूल्स थे वो क्या, पहले दैट शुड नॉट बी कॉस्टली। ठीक है, दूसरी वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। तो अब वो दोनों क्वालिटी जो उनमें थी वो थी बी में, तो ही विल प्रेफर फॉर द बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। सेवेंथ वन इज रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मीन्स जो हम सैलरीज, जो वेजेस हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, दैट शुड बी फेयर। हर एम्प्लॉय को एक फेयर चार्जेस देने, सो दैट दे कैन मीट देयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रोवाइडिंग fair wages or salaries to the employees। हर एम्प्लॉय है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, पैसा कमाने के लिए वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उनको एक फेयर वेजेस और सैलरीज ही नहीं प्रोवाइड किया, अगर हम उनको क्या प्रोवाइड करने चाहिए, फेयर वेजेस और सैलरी टू द एम्प्लॉयज। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को फेयर सैलरीज ही नहीं दे रहे हैं, अपनी वो जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सके, ठीक है, अपनी जो रहन सहन को अपना अच्छा बना सके, ठीक है, तो हर एक एम्प्लॉय का ये राइट है, अपनी जो सैलरीज है दैट शुड बी फेयर, फेयर होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपेसिटी क्या है, जो मतलब अच्छा कमा रही है, ठीक है, एक कंपनी है जो प्रॉफिटेबल जा रही है, पर प्रॉफिटेबल जा रही है पर फिर भी वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं दे रही है, दैट विल नॉट गुड। ठीक है, तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो प्रॉफिटेबल है, अगर वो कैलिबर करती है, अच्छा कमा रही है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबल है, देन दे मस्ट गिवन एवरी एम्प्लॉय क्या देना चाहिए, उसको एक बोनस देना चाहिए, एज बोनस। Bonus must be given to every shareholder if the company is caliber। अगर कंपनी क्या है, प्रॉफिटेबल है, तो एक बोनस अपनी कंपनी को या अपनी एम्प्लॉयज को जरूर देना चाहिए। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो चाहते हैं कि हम इनका भी अचीव करें, अगर वो सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉयज को, तो फिर वो अपनी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन या अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को और अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को वो क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे, कि उनका होएगा ही नहीं माइंड, उनकी जो इंस्ट्रक्शंस है, जो वो चाहते हैं कि हमारी वेजेस, हमारी सैलरीज है जो अच्छी हो, ठीक है, पर जो हमें कंपनी है वो प्रोवाइड ही नहीं कर रही है, तो फिर वो हमारे थोड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में थोड़ा ही
तंग करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो पहली ड्यूटी है वो एम्प्लॉइज को भी खुश रखना होती है। तो अगर हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर वो कैलिबर है, तो दैट कंपनी मस्ट बी गिवन बोनस टू द एवरी शेयर होल्डर। ये था हमारा 7th रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब गिविंग द पावर और अथॉरिटी टू फ्यू पीपल, ठीक है। पावर देनी किसी को, अथॉरिटी देनी सिर्फ फ्यू पीपल को, हर किसी को नहीं अथॉरिटी देनी, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जैसे सिर्फ अथॉरिटी है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसीजन ले सकते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट डिसीजन नहीं ले सकते। तो पावर और अथॉरिटी गिवन टू फ्यू पीपल, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट को जैसे दे दी कि दैट दे कैन ओनली टेक द डिसीजन। Decentralization means decentralization anyone can take the decision, ठीक है। हर किसी को डिसीजन और अथॉरिटी देनी, पावर और अथॉरिटी गिवन टू एवरीवन। हर किसी को पावर और अथॉरिटी दे देनी दैट दे कैन टेक द डिसीजन, ठीक है। ये है हमारा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जैसे क्या है कि इसमें हमारा हेनरी फ्यूल क्या कहता है, हेनरी फ्यूल एडवाइज दैट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि किसी को ये नहीं होना चाहिए कि सारी किसी को पावर दे दी है जहां देनी नहीं चाहिए, या पावर दी ही नहीं है जहां देनी चाहिए, ठीक है। दैट देयर क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। वही पावर देनी चाहिए जहां टॉप मैनेजमेंट को जैसे पावर दे दी, जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे मैंने उसमें पीछे भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको समझाया कि उसको अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि तूने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए उसको पहले अथॉरिटी भी तो देनी चाहिए कि वो रॉ मटेरियल को कैसे परचेज कर सके। तो सेम विद इसी में हम ले सकते हैं कि अगर उसने अथॉरिटी दे दी है थोड़े लोगों को या टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि वो डिसीजन ले सकते हैं, काम टॉप लेवल मैनेजमेंट किससे करवा रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास अब अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने डिसीजन कैसे ले सके, तो वो अपना काम भी नहीं कर सकेगा। तो कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होना चाहिए कि हेनरी फ्यूल ने कहा है दैट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करने के लिए दो बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस को देख के हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक में डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से साइज ऑफ बिजनेस में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होगी, कौन से साइज ऑफ बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक फॉलो होगी। अगर तो हमारा साइज ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल, छोटा मोटा काम है हमारा, सोल प्रोप्राइटरशिप लाइक, ठीक है, कि उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम अपनी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, हमारा एक ही पर्सन है जो वो डिसीजन ले सकता है, पावर और अथॉरिटी गिवन टू टॉप। अगर हमारा साइज ऑफ बिजनेस क्या है, बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस है हमारा, जिसमें हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर्स, सबऑर्डिनेट, सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सारा लार्ज ऑफ बिजनेस साइज है, तो उसमें हमें एक अथॉरिटी देनी पड़ेगी सबको कि दैट दे कैन टेक द डिसीजन, ठीक है। अगर वो हमें साइज ऑफ बिजनेस, लार्ज साइज ऑफ बिजनेस में हम लोग क्या करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करेंगे कि हमें भी ना, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको भी ना कोई प्रॉब्लम आए और जो आगे उन्होंने उनके सुपीरियर्स हैं वो भी अपना काम अच्छा करते रहे। तो हेनरी फ्यूल ने इसमें क्या एडवाइस करा कि दैट देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल दैट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या है, दैट इज रेफर्स टू रैंक हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल।
हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल। जो ये स्केलर चेन प्रिंसिपल है दैट इज मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो प्रिंसिपल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है स्केलर चेन दैट इज इट रेफर्स टू लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। अथॉरिटी साइन करनी हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। हेनरी फ्योल ने एक स्केलर चेन बनाई। ये स्केलर चेन है। सपोज ए क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है। और जो बाकी है जैसे वो सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, सॉरी लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये सारे, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है कि अगर सपोज ई ने कम्युनिकेट करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, ई ने बातचीत करनी है ए के साथ, तो ई कैसे बात करेगा ए के साथ, तो वो एक स्केलर चेन में बात करेगा। कैसे बात करेगा, ई पहले डी के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपनी बात बताएगा, डी फिर आगे इसको देगा, सी को बताएगा, सी आगे डी को बताएगा, बी फिर ए तक पहुंचाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने कोई भी बात कम्युनिकेट करनी है तो इस चेन में कम्युनिकेट करनी है कि अगर जैसे ई ने बात करी डी को, डी ने बात करी सी को, सी ने बी को, बी ने ए को, तो ऐसे ऐसे आगे वो एक चेन में बात करेंगे। हेनरी फ्योल ने सोचा कि ये चेन तो एक डिले भी करवा सकती है हमें बात को पहुंचाने में। जो एक छोटी सी बात है वो तो डिले भी हो सकता है इससे कि पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट करने से तो हमें क्या है, एक लॉन्ग लेंथी प्रोसेस लगा उसको, ठीक है। उसने सोचा कि क्यों ना एक गैंग प्लान बनाया जाए, ठीक है, कि जिससे अपने हर कोई कम्युनिकेशन कर सके इजीली। कोई भी डिफरेंट पोजीशन वाला कोई भी कैसे भी कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो एक उसने बनाया गैंग प्लान कि अगर कोई भी इमरजेंसी है, कोई भी, ठीक है, इमरजेंसी है, कोई भी अर्जेंसी, तो अर्जेंट कोई इंफॉर्मेशन इसने पहुंचानी है या कोई इमरजेंसी में उसने पहुंचानी है, तो वो गैंग प्लान के थ्रू, जैसे ई ने ओ से बात बतानी है, तो वो विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लान दे कैन कम्युनिकेट। तो हेनरी फ्योल ने एक शॉर्टकट बनाया इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्केलर चेन, ठीक है। स्केलर चेन को यूज करने से अलावा उसने एक गैंग प्लान बनाया कि जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, जिसके थ्रू टाइम की वेस्टेज भी ना हो। तो उसने ये गैंग प्लान बनाया। ये जो है हमारा स्केलर चेन प्रिंसिपल दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। ये प्रिंसिपल जो है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। इसको ध्यान से समझिए स्केलर चेन को, कि उसने इसलिए बनाया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्केलर चेन विच इज द लॉन्ग प्रोसेस, विच इज द लेंथी प्रोसेस, ही मेड अ शॉर्टकट, ठीक है। हेनरी फ्योल ने शॉर्टकट बनाया। क्या शॉर्टकट बनाया, गैंग प्लान का, कि दैट दे कैन कम्युनिकेट। अगर कोई भी उनको इमरजेंसी है, कोई जरूरी इंफॉर्मेशन उन्होंने कम्युनिकेट करनी है, तो दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लान। अगला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि एवरीथिंग and everyone should have one place. हर चीज की और हर किसी की एक जगह होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी चीज किसी की कहीं भी रख दो। तो जो भी कोई भी चीज है या कोई भी है शुड हैव देयर वन प्लेस, ठीक है। एक ही जगह होनी चाहिए और एक ही जगह पे पड़ी होनी चाहिए। शुड हैव वन प्लेस, ठीक है। ये नहीं है कि कहीं भी ऑर्डरली कहीं भी चीज रख दो, कि जैसे इन ऑर्डरली कह लो, कहीं भी चीज कहीं भी रख दी, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयज को क्या है,
कंफ्यूजन क्रिएट हो या टाइम वेस्टेज हो उस चीज को ढूंढने के लिए। तो उसने क्या करा कि हर चीज को क्या है, हर पर्सन को, हर चीज को एक प्लेस, अपनी अपनी जगह दे दी कि इसने इस जगह पे ही रहना है, इसने इस जगह पे रहना है। ठीक है, तो हर अगर पर्टिकुलर प्लेस या अगर पर्सन को पता है कि मेरी जो कैबिन है वो मैंने इसी सीट पे बैठना है, तो उससे अब वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा कि अगर किसी सुपीरियर ने, किसी उसके एम्प्लॉयज ने उसके पास आना तो सीधा उसके कैबिन में आके मिलेंगे। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी मीटिंग्स में जाना है तो एक मीटिंग वाली जो है कैबिन वो अलग से बना दिया। ठीक है, हॉल। और तो मेन जो इसका पर्पस क्या है, दैट एवरीथिंग और एवरीवन शुड हैव वन प्लेस। हर एक पर्सन का, हर एक चीज का क्या होनी चाहिए, एक अपनी एक वन प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को किसी की टूल की जरूरत पड़ती है, तो वो टूल अगर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ढूंढेगा तो उसको एग्जैक्ट जगह पता होनी चाहिए कि ये जगह है, इस ड्रॉर में या इस पर्टिकुलर प्लेस में पड़ी है, तो वो ले सकता है। अगर उस टूल की पर्टिकुलर कोई प्लेस ही नहीं है तो वो ढूंढता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, जिससे वो क्या करेगा, मेस्मराइजिंग करेगा, सारी चीजें इधर उधर उथल फुथल होएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मीन्स क्या है, कोई भी चीज या किसी भी पर्सन की क्या होनी चाहिए, एक वन प्लेस होनी चाहिए। ये थे हमारे आज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। तो आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने 10 जो है प्रिंसिपल डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट 4 जो है हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। मिलते हैं हम आपको नए अपने अलग और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियोस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।